गुड मॉर्निंग। चलिए, पिछले वाला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने भेद होते हैं, सारी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज हमारा विषय हिंदी और हिंदी में हम व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। और पिछले बार बताए थे कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आज बताएंगे हम कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं जान लेते हैं हम लोग। तो वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। प्रश्न लिखिएगा, आप साथ साथ लिखते जाइएगा और जिससे जल्दी आप लिख लीजिएगा, मिटाने में मुझे आसानी होगा। वर्ण किसे नहीं कितने, क्योंकि किसे तो पिछले दिन हम लिखा दे कि वर्ण किसे कहते हैं। अगर आप नहीं देख पाएंगे तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और वहां से देख लीजिएगा। वर्ण के कितने भेद होते हैं। प्रश्नवाचक की समझा। वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है जो स्वर वर्ण। क्या होता है? स्वर वर्ण। और दूसरा व्यंजन वर्ण। दूसरा व्यंजन। पहले लिखेंगे कि व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो पहले देखेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण। पहले हम चाहे तो व्यंजन वर्ण पढ़ सकते हैं या स्वर वर्ण पढ़ सकते हैं। तो हम व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं, व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण। तो लिखेंगे स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण जब किसी वर्ण को बोलने में और किसी वर्ण को सहायता न लेनी पड़ेगा तो हम स्वर वर्ण बोल देंगे। तो स्वर वर्ण का परिभाषा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जिस वर्ण को बोलने में जिस वर्ण को बोलने में स्वर की परिभाषा लिख रहे हैं तो यहाँ व्यंजन वर्ण लिखी, ठीक है ना। जिस वर्ण को बोलने में व्यंजन वर्ण की सहायता जिस वर्ण को बोलने में व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण को बोलने में व्यंजन वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब हम जैसे देखेंगे तो जैसे देखिए का का तो व्यंजन वर्ण आ गया क्योंकि आ की सहायता लेनी पड़ रही है। हम लिखेंगे आ। जैसे में आ, तो आ की सहायता लेनी पड़ रही है, व्यंजन वर्ण की नहीं लेनी पड़ रही है। तो ये हम किसका उदाहरण हो गया? स्वर वर्ण का उदाहरण हो गया। आप बोल रहे हैं तो लास्ट में का नहीं आ रहा, क्योंकि का खा गाघा चाचा गाघा टाठा डा यारा लवाई सब व्यंजन वर्ण होते हैं। तो आप बोलने को ये सब नहीं आ रही, तो इसलिए ये किसका उदाहरण हो गया? स्वर वर्ण का हो गया। जैसे आ, फिर हर्षाई, फिर आदि, ऐसा बहुत सारा है आदि। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। एक बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। जो पहले जब हमारा स्वर वर्ण का भेद पढ़ाया जाता था तो 14 स्वर वर्ण का जो पहले लिखा जाता था संख्या, वो 14 लिखा जाता था और भेद 3 ही पढ़ाया जाता था। तो पहले जो पढ़ाया जाता था स्वर वर्ण की संख्या वो 14 पढ़ाया जाता था। लेकिन जो अभी वर्तमान में जो पढ़ाया जा रहा है वे 11 हो गया। अगर आप किसी गवर्नमेंट के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो आपको पूछा जाए कि स्वर वर्ण की कुल कितनी संख्या है, तो आपको 11 लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होते हैं हर्ष स्वर,
दूसरा होते हैं दीर्घ स्वर और तीसरा होते हैं लुप्त स्वर। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और साथ ही साथ पेन और काफी लेकर बैठिए जिससे आप नोट करते चलिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास चल रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो कितना हम बताएं, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। लिखिए स्वर वर्ण की कितने भेद होते हैं? प्रश्न उत्तर। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो पहला, स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। उत्तर, स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। हम इतना बार रिपीट कर देते हैं कि आप सुनकर भी लिख सकते हैं। पहला हो गया हर्ष स्वर। क्या हो गया? हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। और दूसरा हो गया दीर्घ स्वर। क्या चीज? दीर्घ स्वर। और तीसरा हो गया लुप्त स्वर। कौन स्वर? लुप्त स्वर। अब देखेंगे कि हर स्वर किसे कहते हैं। तो हर स्वर, जिस स्वर को बोलने में कम समय लगता है उसे क्या कहेंगे? हर स्वर कहेंगे। आप यहाँ पर परिभाषा समझ लीजिए, उसके बाद हम लिख देते हैं। तो जिस स्वर को बोलने में कम समय लगता है उसे हर स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। हाँ, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए और कॉपी में नोट करते जाइए। स्वर वर्ण की संख्या 11 है, जिसमें से पहला आता है लुप्त स्वर की संख्या 4 है। पहला आता है हर्ष स्वर की संख्या 4 है। लिखेंगे स्वर हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर किसे कहते हैं? प्रश्न उत्तर। तो उत्तर लिखेंगे हम, जिस स्वर वर्ण को बोलने में जिस स्वर वर्ण को बोलने में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। जिस स्वर वर्ण को बोलने में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे देख लीजिए आप, जैसे आ, हर्षाई, एक अलिदू, री आदि। इनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4। तो हर्ष स्वर कितने हैं? कितनी संख्या हर्ष स्वर किसे कहते हैं? तो थोड़ा सा याद, हर्ष का अर्थ क्या है? हर्ष मतलब कम। अगर किसी स्वर वर्ण को पता है कि हम स्वर वर्ण के परिभाषा के बारे में, स्वर वर्ण के भेद है, तो अगर किसी स्वर वर्ण में कम समय लगता है बोलने में तो उसको हम हर्ष स्वर में श्रेणी में रखेंगे। अब थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं, तो आसानी से परिभाषा याद कर लेंगे। परिभाषा याद करने में कुछ है नहीं, अब थोड़ा सा खाली ध्यान देना पड़ेगा। बोल रहे हर्ष मतलब कम, तो जिस स्वर वर्ण को बोलने में कम समय लगता है उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। हम स्वर वर्ण के ही बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा प्रश्न होता है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ मतलब होता है लंबा। दीर्घ में क्या होता है? बड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा, तो दीर्घ स्वर किसे? ऐसे तो जितना भी क्वेश्चन मतलब 99% क्वेश्चन आप चाहे तो अपने खुद से उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि अधिकतर प्रश्न का उत्तर
प्रश्न में ही छिपा हुआ रहता है। समझ में आ रहा है ना? इस बात को अगर आप ज्यादा गहराई से समझिएगा तो समझ में आएगा कि अधिकतर प्रश्न का उत्तर प्रश्न में कैसा छिपा रहेगा। यहाँ पर दीर्घ लिखाएगा, दीर्घ, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हाँ। प्रश्न हो सकती तो जिस स्वर वर्ण को बोलने में 10 कुछ कॉपी कर देना। जिस स्वर वर्ण को बोलने में, जिस स्वर वर्ण को बोलने में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, उसे 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 क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहेंगे? दीर्घ दीर्घ स्वर कहते हैं। पुनः इनकी संख्या जैसे लिख लो, पहले उसके बाद इनकी संख्या लिखेंगे। जैसे आ, दीर्घाई, ओ आदि। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? 7 है। अब एक लास्ट जो बच रहा है वह है लुप्त स्वर। तो लुप्त स्वर किसे कहते हैं? सुनिए, लुप्त स्वर को हम परिभाषा समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम इसका परिभाषा लिख देंगे। तो सुनिए, लुप्त स्वर, लुप्त स्वर जिसको दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है बोलने में, उसे लुप्त स्वर बोला जाता है। इसे लिखा नहीं जा सकता है, बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जा सकता है। इसका परिभाषा लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। ऐसे एक बार आप समझ लीजिए, अगर सुनकर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, वरना इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि लुप्त स्वर, लुप्त स्वर मतलब कि दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर से भी ज्यादा समय लगेगा लुप्त स्वर को बोलने में। इसको बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे नहीं बोला जाता है अरे बाप रे, इस प्रकार का जब वर्ड यूज किया जाता है ना, अरे रे, रे का कितना बड़ा उच्चारण हो रहा है, एकदम लंबा सा तिया रहा है, दीर्घ से भी और हर्ष से भी। तो अरे बाप रे, ये सब शब्द में लुप्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये था हमारा स्वर वर्ण का भेद जो कि ओवर हुए। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण, क्योंकि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों आते हैं वर्ण के अंतर्गत, है ना। तो व्यंजन वर्ण, ये तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं इसका परिभाषा लिखिए, उसको बाद हम देखेंगे कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद। तो व्यंजन वर्ण के भी यह जो हमारा अभी स्वर वर्ण का आप लोग को भेद बताएं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये हिंदी में होता है स्वर वर्ण का 3 भेद, इंग्लिश में होता है 5 भेद, जिसको इंग्लिश में वावेल भी कहते हैं। तो आप देखेंगे हम दूसरा क्या देखेंगे? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? प्रश्न से उत्तर लिखेंगे। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण को बोलने में वर्ण है, वर्णी है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण पढ़ रहे हैं, तो वर्ण से ही परिभाषा बनाया जाता है। जिस वर्ण को बोलने में स्वर वर्ण की, किसकी? स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण को बोलने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये एक बात को हमेशा याद रखिए, अगर आपको परिभाषा याद है तो आपको जैसे याद करने की जरूरत नहीं हो सकती है। अब हो सकता है कि आप जैसे से भी परिभाषा बना सकते हैं, अगर थोड़ी सी बात ध्यान में रखा जाए तो। परिभाषा को क्या बोल रहा है? जिस वर्ण को बोलने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो सुनो, आप लोगों को जैसे हम बताए थे कि अभी थोड़ा पीछे तुरंत बताएं आप लोग को कि स्वर वर्ण की सहायता में का की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है।
जैसे आपकी सहायता नहीं लेनी पड़ रही थी, यहाँ पर लिखेंगे हम जैसे में का, क्या लिखेंगे का, तक का लिख रहे हैं तो इसमें लास्ट में आ रहा है, क्या आ रहा है का, तो लास्ट में आ रहा है ना, आध्वनि उत्पन्न हो रहा है ना। तो इस प्रकार से हमको पता चलता है कि हमको स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ रही है। बिना स्वर वर्ण की सहायता लिए हुए हम व्यंजन वर्ण की कल्पना भी नहीं कर सकते, उच्चारण तो करने के लिए छोड़ ही दीजिए। तो का, खा, गा, घा आदि ये क्या चीज है, सभी वर्ण है। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या सुनिए, एक बार सुन लीजिए, उसको हम लिख देते हैं। इनकी संख्या 39 है। ऐसे फ और जा उर्दू में आते हैं तो उसको हम नहीं लिख रहे, उसको छोड़ दे रहे हैं। इनकी संख्या कितना 39 है। कौन कौन है भी देख लीजिए, इनकी संख्या 39 है। इनकी संख्या 39 है। कहीं पे 41 भी लिखा हुआ रहता है, तो क्यों लिखा, कहीं पर 41 भी लिखा हुआ रहेगा तो क्यों लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि फ और जा को हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। तो कहीं कहीं पे 39 भी लिखा हुआ रहेगा, तो उससे कोई टेंशन बात नहीं है। आप दोनों उत्तर दीजिएगा तो सही है, क्योंकि ऑप्शन में अगर आपको दोनों दिया हुआ तो आप लोग दोनों पर भी टिक मार सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 39, इनकी संख्या कितनी है 39। तो आप देखेंगे कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद है, क्योंकि 39 है तो सभी को अलग अलग भेदों में बांटा गया। तो व्यंजन वर्ण के यहाँ पे कितने भेद होते हैं सब देखते हैं। लिखिए व्यंजन वर्ण के कितने भेद, व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं, प्रश्न हो सकती है। उत्तर लिखेंगे व्यंजन वर्ण के यहाँ पे देखिए 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, एक साथ ही साथ होते हैं संयुक्त व्यंजन भी होता है, एक द्विगुण व्यंजन भी होता है। तो ऐसे कुल मिलाकर 5 भेद हो गए हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो ऐसा 5 भेद भी लिख सकते हैं या 3 भेद भी लिख सकते हैं, क्योंकि संयुक्त व्यंजन अलग से कर दिया गया उसको, और द्विगुण व्यंजन को भी अलग कर दिया गया। तो हम लिखेंगे व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। 3 भेद, आप 5 भेद भी लिख सकते हैं, 3 भेद होते, हाँ खुद मिला 3 भेद होते। पहला होगा जोड़ने के कितने रहते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला होगा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा ऊष्म व्यंजन। चलिए तो हम देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, और ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। इन लोगों को परिभाषा जानेंगे और ये कितने होते हैं, ठीक है ना। पहले लिखेंगे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, प्रश्न हो गया स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, उत्तर लिखेंगे। पहले समझिए उसका और परिभाषा लिख लीजिएगा। तो स्पर्श बोल रहा तो वैसा वर्ण जिसको बोलने में मुख के विभिन्न अंगों की से स्पर्श होता है तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब कोई वर्ण को हम बोलेंगे और उस वर्ण को उच्चारण में मुख के, जो हमारे मुंह के अंदर जो पार्ट इतने सारा है वे सभी से स्पर्श होकर जब वह वर्ण बाहर निकलता है तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो उत्तर लिखिए, जिस वर्ण को बोलने में, जिससे नहीं, जिस वर्ण को बोलने में, जिस वर्ण को बोलने में मुख भी आप मुख लिख सकते तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुख के विभिन्न अंगों का स्पर्श होता है,
जिस वर्ण को बोलने में मुंह के विभिन्न अंगों का स्पर्श होता है तो उसे हम स्पर्श व्यंजन। जिस वर्ण को बोलने में मुंह के विभिन्न अंगों का स्पर्श होता है तो उससे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए, जैसे में हो जाएगा का, ख, ग, घ, अंग। ये सभी जैसे सभी को सब बोलने में क्या चीज? चा, जीभ, तालु सब की सहायता लेनी पड़ रहा है कि नहीं? चा, का सट रहा है कि नहीं? कान, तालु सब की सहायता लेनी पड़ रहा है कि नहीं? हाँ, तो इस जैसे मान देखिए, यहाँ लिखे जैसे में का, टा, ला, वा, इनकी संख्या कितनी है? वाह, आदि लिख लीजिए, फिर बहुत सारा ऐसा है आदि। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 25 है। कितनी है? 25 है। का से माता, ठीक है ना? का से माता की इनकी संख्या। चलिए अब आगे देखेंगे हम अंतस्थ व्यंजन। अंत अस्त, देखिए हम आप लोग को पहले ही बताया और अभी भी बता रहे हैं कि परिभाषा, प्रश्न में ही परिभाषा छिपा हुआ रहता है। अगर आप थोड़ी सी ध्यान दे देते हैं तो आसानी से आप प्रश्न को उत्तर देने में सक्षम रहेंगे। परिभाषा में ही, प्रश्न में ही परिभाषा छिपा हुआ रहता है। तो आगे बोल रहे अंत अष्ट व्यंजन। तो वैसा व्यंजन वर्ग जिसको बोलने में जो वर्ण का ध्वनिया होता है वो अंत अष्ट, अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाती है, अच्छा से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाती है, तो हम क्या कहेंगे? अंत अष्ट व्यंजन। परिभाषा में ही अंत अष्ट मतलब अतः रुक रहा है मगर बाहर निकल रहा है लेकिन कम निकल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? अंत अष्ट व्यंजन कहते हैं। आगे देखिए, हम एक बार ये भी समझा लेते हैं उष्ण व्यंजन, उसके बाद फिर हम तीनों को परिभाषा लिखेंगे। आगे कहता है उष्ण व्यंजन। तो उष्ण व्यंजन क्या है? तो उष्ण व्यंजन बोल रहा है तो वैसा व्यंजन वर्ग जिसको बोलने में उष्मा निकलती है, उष्ण व्यंजन। उष्ण मतलब उष्मा, तो जब व्यंजन, वैसा व्यंजन वर्ग जिसको बोलने में उष्मा निकलेगी तो हम क्या कहेंगे? उष्ण व्यंजन कहेंगे। बस समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम उष्ण व्यंजन कहेंगे। अब एक और है द्विगुणी व्यंजन, एक होता है संयुक्त व्यंजन। ये दोनों को समझ लीजिए, उसको हम लगातार परिभाषा लिखा देंगे। तो द्विगुणी व्यंजन, अगला क्या है? द्विगुणी व्यंजन और एक होता है संयुक्त व्यंजन। दोनों को समझाएंगे। पहले ये दोनों लिख लेते हैं जो अभी समझाए। तो स्पर्श व्यंजन खत्म हुआ, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक उत्तर लिखेंगे हम। उत्तर लिखेंगे जिस व्यंजन वर्ण को बोलने में, जिस व्यंजन वर्ण को बोलने में, जिस व्यंजन वर्ण को बोलने में, जिस व्यंजन वर्ण को बोलने में जिस व्यंजन वर्ण को बोलने में पूरी तरह मुंह से, जिस व्यंजन वर्ण को बोलने में पूरी तरह मुंह से वह व्यंजन वर्ण नहीं निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिस व्यंजन वर्ण को बोलने में पूरी तरह मुंह से व्यंजन वर्ण नहीं निकलता उसे हम
अंतस्थ दबा यथार्थ जब हम बोल रहे हैं मुंह से पूरा व्यंजन वर्ड साफ साफ नहीं निकल पा रहा तो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिस व्यंजन वर्ण को बोलने में पूरी तरह मुंह से वह व्यंजन वर्ण नहीं निकल पाता है तो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ धीरे धीरे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। बोलिएगा। अब इसका जैसे देख लेते हैं। जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं या पूरा निकल रहा है, या रा ला वा, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इनकी संख्या 4 है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन हो गया, स्पर्श व्यंजन हो गया, और तीसरा बचा है, क्या चीज बचा है? आगे पढ़ाए थे आप लोग को। हाँ, तो तीसरा बचा है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन इसे कहते हैं, इसे कहते हैं उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं? प्रश्न और चिन्ह होगा। उष्ण व्यंजन जिस व्यंजन वर्ण को बोलने में उष्मा निकलती है उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। सिंपल सी जवाब है ना। जिस व्यंजन वर्ण को बोलने में, जिस व्यंजन वर्ण को बोलने में उष्मा निकलती है, उष्मा निकलती है, उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण। जिस व्यंजन वर्ण को बोलने में उष्मा निकलती है उसे उष्ण व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। हम इतना बार रिपीट कर देते हैं कि आप सुनकर भी सही से लिख सकते हो और यही पर याद हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे कहा हो सकता है दंटिसा, तलाविसा, मूर्धन्यसा, दंटिसा, तलाविसा, मूर्धन्यसा, और हाँ 4 हुआ ना। इनकी भी संख्या कितनी है? दंटिसा, तलाविसा, मूर्धन्यसा और हाँ इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितनी है? 4। अब हम बताए थे कि 2 और बच गया। एक बच गया दुगुन व्यंजन और दूसरा बच गया, क्या चीज बचा? दूसरा बचा संयुक्त व्यंजन। ये दोनों पढ़ने के बाद हमारा जो बताए थे हम कि व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 39 है, ऐड करने के बाद आ जाएगा। जो कि हम भेद में ना लिखा थे कि 3 ही भेद लिखा थे, तो अलग से उसको रखा गया, लेकिन वे भी व्यंजन वर्ण है। तो दूसरे वो लिखेंगे हम दुगुन व्यंजन और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? परिभाषा को ध्यान से सुन लीजिए, उस बाद उसको हम परिभाषा लिख देंगे। सुनिए, बोल रहे हैं दुगुन व्यंजन। दुगुन व्यंजन को हम अतिरिक्त व्यंजन भी कहा जाता है। तो दुगुन व्यंजन अड़ा और ढा होते हैं। तो जिस व्यंजन को बोलने में अधिक समय लगता है उसे हम दुगुन व्यंजन कहते हैं। अड़ा और ढा को बोलने में अधिक समय लगता है। और उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन जिस व्यंजन वर्ण को जिस व्यंजन वर्ण को 2 से संयुक्त का अर्थ ही है जोड़ना। संयुक्त मतलब जोड़, 2 शब्द जब वापस जोड़कर एक शब्द का निर्माण करता है तो उसी। तो इसका परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे संयुक्त व्यंजन का? तो जिस व्यंजन वर्ण को 2 वर्णों को मेल से बने व्यंजन वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इस प्रकार 2 वर्णों को मेल से बने व्यंजन वर्ण को संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं। वर्ण नहीं रहेंगे, 2 वर्णों के मेल से बने व्यंजन वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब परिभाषा लिख लीजिए। पहले लिखे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? लिख लीजिए वैसे संयुक्त, ठीक है। संयुक्त व्यंजन किसे? संयुक्त। रुको थोड़ा सा, संयुक्त, ठीक।
संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? प्रश्न चिन्ह, दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उत्तर दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से बने वर्ण को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है। जैसे और दो और होते हैं जो होते हैं अड़ा औढ़ा, आप ध्यान रखिए, अड़ा औढ़ा अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे संयोगी इच्छा, त्रा, ज्ञान और स्रा, इनकी संख्या चार है। चलो ठीक है, तो आज का टॉपिक यहाँ पर हम ओवर करते हैं। वर्ण के बारे में पूरी जानकारी बता दी गई है, अगली वीडियो में हम शब्द के बारे में पूरा बता देंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि ऐड करने के बाद जो हम बताएं कि व्यंजन वर्ण के 39 है कि नहीं, से जोड़ते हैं। 25 हो गया स्पर्श व्यंजन, हो गया ना, और 4 हो गया क्या चीज, अंतस्थ व्यंजन, और 4 हो गया ऊष्म व्यंजन, और 4 हो गया संयुक्त व्यंजन, और 2 हो गया अतिरिक्त व्यंजन के या द्विगुण व्यंजन के। तो 4 2 6, 6 4 10, 10 और 4 14, 14 5 कितना हुआ 19, 2 1 3, तो 39 हम बताएं, जो कि बिल्कुल राइट है। और फा और जा होता है जो उर्दू फारसी में ज्यादा यूज किया जाता है, तो उसको हम नहीं बताएं, कहीं पर 41 में लिखा हुआ रहता। अब हम देखते हैं स्वर वर्ण में हम बताए थे 11 ऐड करो, 9 1 10, 9 1 10 और 9 1 10, 3 1 4 और 1 5 50। तो 2 वही बच जाता फ और ज, जो कि 52 वर्ण होते हैं। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। ये कम 50 हुआ ना, तो वही 2 अगर हम यहाँ जोड़ देते फ और ज, जो उर्दू में प्रयोग किया जाता है, तो हमारा कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। इस प्रकार से हम जोड़ के आप लोग को सी भी कर दें। तब आप छोटा सा एक नोट लिख लीजिए, नोट में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या 52 है।